जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है और इस वीडियो में हम बाल विकास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आधे घंटे की वीडियो है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को छोड़ना मत, स्किप मत करना, ठीक है। और इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो पेपर में आता है हर बार और इस बार भी आएगा, बस वही पढ़ाऊंगा। बेवजह का, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बाल विकास का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है ना, बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास, शुरू से लेकर, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो विकास होता है, उस विकास का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब जब बाल विकास की बात हो रही है तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, वो प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। आप सभी ने देखा होगा, जो एक बच्चा होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, कोई भी व्यक्ति हो। तो सबसे पहले एक शैशवावस्था होती है, दूसरे नंबर पर हमारी बाल्यावस्था होती है, तीसरे नंबर पर हमारी किशोरावस्था होती है। अब ये शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है? ठीक है, तो शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। एग्जाम में सीटेट में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे या कभी ना कभी तो देंगे, या फिर आपने फॉर्म डाला हो, तो आपके लिए बाल विकास सीडीपी कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए बाल विकास को अभी से आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट अच्छे से क्रॉस हो जाएगा। 30 में से आपके 25-30 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं शैशवावस्था की कब से कब तक मानी जाती है। मैंने क्या बताया था अभी, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक हमारी शैशवावस्था मानी जाती है। अब दूसरे नंबर पर इसको हम डिवाइड करें तो इसके बाद आती है हमारी बचपनावस्था, ठीक है। जो बचपन होती है ना, उसकी अवस्था आती है, तो दूसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मालूम है, शैशवावस्था मैंने बताया था जन्म से 2 सप्ताह तक, और बचपनावस्था बताया है दूसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था होती है बेटा, वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। अंडरस्टैंड? फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था आएगी आपकी, फिर किशोरावस्था आएगी। और जो बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था की 2 शाखाएं हैं, डिवाइड हुई हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है बाल्यावस्था। और शैशवावस्था भी, शैशवावस्था डिवाइड कौन कौन से पार्ट में थी? शैशवावस्था और बचपनावस्था, ठीक है। और बाल्यावस्था किन 2 पार्ट में डिवाइड है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। एक बच्चे की उम्र जब 2 से 6 वर्ष तक होती है तो वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। अब उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के जो बच्चा होता है वो उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है उसकी उम्र कब से कब तक होती है, बता सकते हैं हम? 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। यानी कि शैशवावस्था है, जो शैशवावस्था जो है वो हमारी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, और बाल्यावस्था जो है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। और उसके बाद क्या होगा आपको तो पता ही है। तीसरे नंबर पर क्या बोला था मैंने बोला था कि भैया किशोरावस्था, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है 13 से लेकर 21 वर्ष तक मानी जाती है। अंडरस्टैंड? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हाँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आ रहा ना, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और चैनल पर अगर आप नए हो, अभी के अभी नए देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। अब लाइक शेयर के लिए मैं सबसे एंड में बोलूँगा, क्लास के अंत में, ठीक है। तब तक आपकी क्लास ही चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, बुद्धि की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक लाइन लिख देनी है। 1 नंबर में ही पूछा जाता है ये कि इस टर्म के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक। बुद्धि क्या है कि कोई भी हमारे सामने अगर परिस्थिति आ जाती, कोई भी सिचुएशन आ जाती है, हम उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। अच्छा, एग्जाम में हमसे बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पूछ लेता है, ठीक है। आईक्यू का, आईक्यू लेवल कितना है, कैसे निकालना है, इसके बारे में एक सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम बच्चे की आईक्यू निकाल सकते हैं, बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं, ठीक है। जो जड़ बुद्धि बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, आईक्यू लेवल कितना होता है उसका? 20 से कम होता है, ठीक है। और जो
उसको क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल बच्चा होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि भैया एक सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 होती है। और प्रतिभाशाली जो होता है, वो जीनियस बच्चा जो होता है, उसकी जो बुद्धि लब्धि IQ लेवल है ना, उसका 140 से अधिक होता है। समझ गए? तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से आ गया है, जिसको हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, इसको छोटी सी लाइन में समझ लेते हैं, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। जब व्यक्ति अपने संवेग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पता है आपको? भय, क्रोध, प्रेम, यही हमारे संवेग होते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर भय, क्रोध, प्रेम, यही इमोशनल होता है। इन सब का सही प्रकाशन करना जब व्यक्ति सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप या हम, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने भय, क्रोध, प्रेम का सही से इस्तेमाल करना सीख लेता है, मतलब कहाँ पर हमको डरना है, कहाँ क्रोध करना है, कहाँ प्रेम करना है, ठीक है, कहाँ नहीं करना है, इन सब चीज़ों का उपयोग, तो जब इस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो समझ लेना कि हमारा संवेगात्मक विकास हो गया, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप, ठीक है, मैं किसी व्यक्ति को या बालक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लेकर टारगेट कर रहा हूँ। जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जब आप किसी भी काम को अच्छे से सोच समझकर सरल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी काम को अच्छे से सोच समझकर सरल तरीके से कर लेते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है कि आप किसी भी काम को यूँ चुटकी में कर लेते हैं, अच्छे से सोच समझकर सरल तरीके से। समझ लेना, ये अच्छे से सोच समझकर सरल तरीके जब आप किसी काम को कर लेते हैं, आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है, तो समझ लेना आपके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इसके बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके बारे में अगर बताएं क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता क्या होती है, तो समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना, सर्जित करना या बनाना। जब भी आप किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी कार्य को नए तरीके से करते हैं, नया कार्य करते हैं, तो वो आपका क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है, वही आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। चलिए अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब व्यक्तित्व के विकास का अर्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, आपको समझ में तो आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कर दो, अभी के भी लाइक कर दो, और एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो इसकी परिभाषा हम देंगे वेलेंटाइन के अनुसार, व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इतना आपको लिखना है इसकी परिभाषा में। लेकिन इसको मैं समझाऊं तो ये समझाना चाहता हूँ कि व्यक्तित्व जो होता है, ठीक, पर्सनालिटी जो होती है, वो क्या होती है? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। जन्मजात का मतलब यह है कि आपके अंदर जो जन्म से ही जो आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ गुण होंगे, ठीक है, वो आपके अंदर जन्म से होते हैं, वो जन्मजात गुण होते हैं। और अर्जित प्रवृत्ति क्या होती है? जिनको आप अर्जित करते हैं, जिनको आप सीखते हैं, ग्रहण करते हैं बाहर से, वातावरण से या किसी अन्य लोगों से, समाज से, ठीक है। तो जो आपके अंदर जन्मजात गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, जिन्हें आप सीखते हैं, जिन चीज़ों को, उन सभी चीज़ों का योग जो है वो हमारा व्यक्तित्व होता है। उसी से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम चिंतन के बारे में। चिंतन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ थिंकिंग। तो चिंतन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे चिंतनशील प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया। क्यों कहा गया भाई? क्योंकि वो चिंतनशील होता है, वह हर चीज़ के बारे में चिंता करता है, चिंतन करता है। तो समझ लीजिए इतनी सी बात कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, ठीक है ना जी, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? उससे भागते तो है नहीं भाई। कोई भी समस्या मेरे सामने आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, तो हम उससे भागते नहीं है, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, आखिर किस तरह से हम इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, यही तो सोचते हैं ना। और इसको किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, इस समस्या को। बस इस प्रकार सोचने और विचार करने की क्रिया को ही हम थिंकिंग कहते हैं, चिंतन कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। कहने का मतलब यही आ गया कि चिंतन जो है विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है जो
किसी समस्या का कारण शुरू होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तभी तो हम चिंतन करते हैं, और जब तक उस समस्या का हम समाधान नहीं कर लेते, उस प्रॉब्लम से हम छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक चिंतन करते ही रहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब कुछ वन लाइन क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में 1 नंबर में हर बार आपके पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं, वो क्या है कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था को हम किस नाम से भी जानते हैं, समायोजन की अवस्था हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु कितनी बताई गई है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ठीक है। अब तीसरा हमारा ये मानसिक विकास एक प्रक्रिया है, कैसी है, व्यापक है, सतत। तो हम यहाँ पर बोलेंगे मानसिक विकास जो है एक हमारी सतत प्रक्रिया है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा था? अभी थोड़ी देर पहले बोला था, किसने कहा था ये बात? ये हमारी कही थी स्टर्न ने, ठीक है। संज्ञानात्मकता विकास किसने प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे जी ने किया था। ये सारे प्रश्न आपके डीएलएड और क्या बोलते हैं उसको, सीटेट में भी आते हैं, ठीक है। 6 से 7 वर्ष के बालक कौन कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? एकाकी और सामूहिक दोनों में, मतलब बच्चे अकेले में भी खेलते रहते हैं और ग्रुप में भी खेलते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं कितनी हैं या चरण कौन कौन से हैं? वाक्य प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, बोलने की तैयारी, ठीक है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने दिया था? ये जुंग ने दिया था। मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा? ये क्वेश्चन आपका यूपी डीएलएड 2018 में पूछा गया था। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है, स्टैनले हॉल ने, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? शारीरिक भिन्नता। 2018 में पूछा गया था डीएलएड में। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सभी 2018 में पूछे गए थे। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न हमारा है जो कि यूपी डीएलएड 2018 में ही पूछा गया था। फिर से, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास। ये तीनों किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ये भी आपका डीएलएड 2018 में पूछा गया था। तो चलिए, हमारी आधी बुक्स तो कंप्लीट हो चुकी है। जो इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत टॉपिक हैं वो भी अभी कवर कर लेते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक हमारा है, मतलब अगला चैप्टर भी बोल सकते हैं आप, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं आपको मालूम है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। पहला हमारा कारक कौन सा होता है? वंशानुक्रम। और दूसरा कारक जो है वो वातावरण है। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम के बारे में बात करेंगे। वंशानुक्रम आखिर क्या होता है? तो एक हमारे वैज्ञानिक थे जेम्स ड्रेवर, इनके अनुसार क्या है, वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय होता है कि माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि माता और पिता जो बच्चे के माँ बाप होते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक गुणों का जो हस्तांतरण जो होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो बच्चों में हो जाता है। मतलब माता पिता के जो गुण बच्चों में आ जाते हैं वही वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम के द्वारा ही मानव से मानव शिशु पैदा होता है। वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला नियम है हमारा बीजकोष की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता। और इस नियम को किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन थे? हमारे बीजमैन थे। दूसरा नियम हमारा है समानता का नियम। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। और इस नियम को दिया था सोरेनसन ने, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये था कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, साधारण बच्चे के साधारण माता पिता, और अगर बच्चे के माता पिता जो मंदबुद्धि के हैं तो बच्चा भी मंदबुद्धि का होगा, जाहिर सी बात है। तीसरा नंबर इन्होंने दिया था कि विभिन्नता का नियम। तो इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ भिन्न होता है। मतलब सारी क्वालिटी बच्चे के अंदर नहीं होती, कुछ क्वालिटी बच्चे की अलग होती हैं अपने माँ बाप से।
ठीक है, इतने नियम काफ़ी हैं आपके लिए। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है, कौन सा बोल दूँ मैं, वातावरण बोल देता हूँ। तो वातावरण क्या है? वातावरण से तात्पर्य होता है बाह्य शक्तियों से, ठीक है, परिस्थितियों तथा प्रभावों से, जो जन्म के बाद किसी प्राणी को उसके विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक या अगला चैप्टर हम बोल सकते हैं वो है लर्निंग, सीखना या अधिगम। अधिगम का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो एक बात याद कर लीजिए, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी में तो आप जानते हैं कि सीखना बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन आपकी सीडीपी में सीखना या लर्निंग को हम अधिगम बोलते हैं। तो इस बात में कभी आप कंफ्यूज मत होना कि अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम ही सीखना है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है और क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो चलिए हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अधिगम के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सीखने के सिद्धांतों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक बात याद रखना, सीखने के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ यही दो लिखने हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना, वो सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम के अंतर्गत जो नियम आते हैं वो नियम लिखकर चले आते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपसे सीखने के सिद्धांतों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया, यानी कि कितने वर्गों में बांटा गया है सीखने के सिद्धांतों को, ये पूछा जाता है, तो आपको व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत ही लिखना है। तो चलिए सीखने के मुख्य नियम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा आता है तत्परता का नियम। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है कि इस नियम का तात्पर्य ये होता है कि जब प्राणी यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को, किसी काम को करने के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, तो वह प्रक्रिया यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती है, तथा कार्य नहीं करता है तो तनाव उत्पन्न करती है। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता और उसे अधिगम हेतुवादी किया जाता है तो वह झुंझलाहट अनुभव करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह आता है कि भाई तत्परता का नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप हैं, आप लोग ही हैं, आप लोग अगर किसी कार्य करने के तैयार हैं, आपको मैं कोई काम दूँ और आप उसको करने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं कि हाँ मैं इस काम को करूँगा या करूँगी, तब आप उस काम को करेंगे, अच्छे से करेंगे और आपको आनंद भी आएगा। ठीक, आप उस काम को करने का मज़ा भी लेंगे। और अगर आप उस काम को करने के लिए अंदर से ही तैयार नहीं हैं, तो क्या आपको उस काम में अच्छा लगेगा करने में? ना ही आपको आनंद आएगा, ना आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो यही तत्परता का नियम होता है। तो हमारा अगला नियम जो आता है, तो हमारा अगला जो नियम है वो अभ्यास का नियम है, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अभ्यास मतलब एक्सपीरियंस। अभ्यास करने से क्या होता है, व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास से ही व्यक्ति जो है वो परफेक्ट हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, किसी काम को अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू उसको करते रहते हैं, भले चाहे वो हमसे पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में वो काम नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस काम को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करने से ही आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो बस ये चीज़ हमें बताता है, इस नियम के अनुसार यही होता है कि भाई किसी भी काम को हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं और हमारा बुद्धि का विकास भी होता है। अगला हमारा नियम है प्रभाव का नियम या प्रभाविता का नियम, ये भी हम इसको बोलते हैं। ये नियम जो है ना, वो थार्नडाइक के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम को हम संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। किस नियम को? प्रभाविता या प्रभाव के नियम को। ठीक, तो थार्नडाइक जी ने क्या कहा था? थार्नडाइक ने कहा था कि जिन कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे बार बार करता है और जिन कार्य से असंतोष मिलता है उसे वह नहीं करता। इनके कहने का मतलब ये है, थार्नडाइक ने यह कहा था कि अगर आप किसी काम को करते हैं, ठीक, तो आपको संतोष मिलता है तो आप उसे बार बार करेंगे। जिस काम को करने में आपको संतोष मिलता है, आपको अच्छा लगता है जो काम करने में, उसे आप बार बार करेंगे, और जो काम आपको अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं देता, आप उस काम को नहीं करेंगे। तो यही हमारा जो है प्रभाविता का नियम होता है। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। जो अगले नियम आते हैं वो गॉड नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला हमारा नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। इसके अनुसार क्या बताया गया कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसे सुलझाने के लिए वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और इन अनुक्रियाओं
के करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, एक लाइन में अगर समझना है तो मैं समझा रहा हूँ। इसके कहने का मतलब ये है, बहु अनुक्रिया के नियम के अनुसार आपको इतना लिखना है, बहु अनुक्रिया के नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तब वह व्यक्ति उस समस्या को सुलझाने के लिए तब तक प्रयास करता है जब तक वह समस्या सुलझ नहीं जाती। समझ गए? या एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अब भाई क्या करते हो, यही करते हो ना कि जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप चैन से नहीं बैठते। तो बस यही बताया गया इस बहु अनुक्रिया के नियम में, मतलब बार बार कोशिश करना। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता जो होती है उसकी अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड तथा मनोवृत्ति यानी कि डिस्पोजिशन द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति की किसी कार्य को सीखने में रुचि है और वह उस तत्पर है तो वह उसे शीघ्र सीख लेता है। लेकिन यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को करने या सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को या तो सीख ही नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है किसी काम को करने की, तब आप उस काम को अच्छे से कर लेंगे और सीख लेंगे। और अगर आपका मन ही नहीं है किसी काम को करने का तो भाई आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तीसरा हमारा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार इस बात पर बल देता है ये नियम कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती। यानी कि कहने का मतलब यही है कि इस नियम के अनुसार है जो किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके किया जाता है तो वह शीघ्रता से सीखा जा सकता है। मतलब आंशिक क्रिया का नियम में यही है कि किसी काम को हम टुकड़े में कर लेते हैं, मतलब कि हाँ थोड़ा इतना कर लिया, फिर इतना कर लिया, फिर इतना कर लिया, तो इससे क्या होता है, हम शीघ्रता से सीख जाते हैं। चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है, ठीक है। फिर हमारा आता है पांचवा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। हर बार डीएलएड और सीटेट में पूछा जाने वाला विस्मृति, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। विस्मृति का अर्थ होता है फॉरगेटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति है। मतलब हम कोई चीज़ को याद करते हैं, हमें पहले से याद होती है लेकिन हम उसको अचानक भूल जाते हैं और फिर हम उसे बार बार याद करते हैं लेकिन वो चीज़ हमें याद नहीं आती, तो यही क्या होती है, विस्मृति होती है। मान लीजिए आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं सीडीपी और एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आया और आप उसको बार बार याद कर रहे हैं, अभी आपको याद है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको भूल जाते हैं, आपको याद नहीं आता, तो यही हमारा विस्मृति होता है, फॉरगेटिंग होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ध्यान के बारे में। तो ध्यान क्या होता है, अवधान जो होता है, ध्यान को ही हम अवधान कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ध्यान, अवधान, अटेंशन एक ही चीज़ है। तो अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है, ये किसने कहा था, मैटलिन ने कहा था। और इसके कहने का मतलब ये है कि अवधान, ध्यान जो होता है किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता, यानी कि किसी भी एक चीज़ पर हम जब फोकस करते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, क्या हो जाता है, फिर ध्यान हो जाता है। ध्यान क्या है, किसी भी चीज़ को अच्छे से फोकस करना, एकाग्रता से उसके बारे में विचार करना, यही हमारा ध्यान होता है। चलिए अब ध्यान की बात होती है तो यहाँ पर रुचि की बात जरूर होगी। आपसे रुचि का अर्थ पूछा जाएगा यार, तो आपको परिभाषा लिख देनी है या फिर अर्थ लिख देना है। तो रुचि जो है वो इंटरेस्ट को कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है और हिंदी में रुचि बोलते हैं। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। रुचि के द्वारा ही, इंटरेस्ट के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर अपना फोकस देते हैं, मतलब उस पर ध्यान देते हैं। आई बात समझ में? विस्मृति की बात की है तो स्मृति की बात करना कैसे भूल सकते हैं। तो स्मृति किसे कहता है, सीखी हुई विषय वस्तु, ठीक है, सीखी हुई विषय वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको अगर कोई एग्ज़ाम में प्रश्न याद करना, आपको अभी से याद है कोई प्रश्न, ठीक है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने अभी प्रश्न याद कर लिया, एग्ज़ाम में आप प्रश्न को याद कर रहे हैं और आपको याद आ गया, आप पेपर में लिख देते हैं, तो यही आपकी स्मृति कहलाती है। और विस्मृति में क्या होता है कि आप याद करते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा क्या होती है कि मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति होती है, ठीक है। और गुड के अनुसार यहाँ पर क्या बोला था, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। आप अगर किसी बात से मोटिवेटेड हैं, अगर आप अभिप्रेरित हैं, तो आप किसी भी कार्य को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा अधिगम वक्र, मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गेट्स और अन्य के अनुसार हमने यहाँ पर देखा है, लिखा गया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने कितना सीखा, कितनी मात्रा में सीखा, कितनी जल्दी से सीखा, गति और प्रगति यानी कि कितना उसने हासिल किया है, कितना लक्ष्य प्राप्त किया है, इन सभी चीज़ों का हम जो है ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यही हमारा अधिगम वक्र होता है। और जब बात आती है अधिगम वक्र की, तो अधिगम पठार पीछे नहीं रह सकता भाई साहब। ठीक है, तो अधिगम पठार क्या होता है कि ये वह स्थिति होती है जब सीखने की गति रुक जाती है और कोई प्रगति नहीं होती। ठीक है ना, अधिगम वक्र में हमने कितना सीखा, कितनी गति से सीखा, कितनी प्रगति की है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन ग्राफ पेपर पे होता था। और अधिगम पठार जो होता है, उस ग्राफ पेपर में जब कमी आ जाती है, ठीक है, यानी कि आपके सीखने की गति एकदम बिल्कुल रुक जाती है, आप कुछ करते ही नहीं, मतलब बंद हो जाता है सब सिस्टम, आपकी कोई प्रगति नहीं होती, तो यही हमारा जो है अधिगम पठार बन जाता है। अंडरस्टैंड? तो आपकी CDP कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। जितना एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम में हर बार आता है, बस मैंने वही पढ़ाया है, बेवजह का फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देते वक्त घबराना बिल्कुल नहीं है। ये समझ लेना कि आपके माँ बाप आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का, अपने देश का, और अपना फ्यूचर बनाइए। क्योंकि भैया अटल सत्य तो ये है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी रात जागे हो, कितना पसीना बहाया है, कितने दिन भूखे रहकर पढ़ाई की है, कोई नहीं पूछता। सब यही पूछते हैं कि आप करते क्या हो, आप हो कौन। अपनी एक पहचान बनाइए ना, जिससे कि आप कहीं भी चले जाओ, लोग आपको देखकर ही सलाम करें, आपको सैल्यूट करें, आपके साथ हाथ मिलाएं। ये रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त यार, कोई भी अपना नहीं होता। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सब आपके हो जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारी सी कमेंट तो ज़रूर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तब भी रेड बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पर हमसे बात करने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम हमारा है @शिवानसर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @शिवानसर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।